तो आज हम इन्फेक्शियस डिजीज में रिकॉर्डिंग हो रही है देखिए। तो आज हम इन्फेक्शियस डिजीज में डेंगू फीवर के बारे में पढ़ेंगे। तो डेंगू फीवर भी एक टाइप का इन्फेक्शियस डिजीज है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि डेंगू फीवर के यहाँ पे मैंने एक मॉस्किटो का पिक्चर बना के रखा है। तो ये सब एक इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं जो मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड होते हैं। जब भी बारिश का सीजन आता है या कोई ऐसे जगह पे हम जाते हैं जहाँ पे हाइजीन मेंटेन ना हो, वहां पे डेंगू स्प्रेड होने का चांसेस काफी ज्यादा होता है। तो जो डेंगू होता है वो एक टाइप का वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन होता है, यानी कि वो मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड किया जाता है। तो आज डेंगू फीवर के बारे में देखेंगे। तो क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज हमें पढ़ना चाहिए, उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले कि डेंगू फीवर होता क्या है। तो डेंगू फीवर इट इज ए मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन। ये एक टाइप का वायरल इन्फेक्शन है जो मॉस्किटो के वजह से होता है। मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है कॉज्ड बाय एडिस एजिप्टस मॉस्किटो। एक मॉस्किटो होता है जिसका नाम है एडिस एजिप्टस। ये मॉस्किटो के ये मॉस्किटो से हम बोल सकते हैं कि डेंगू फीवर जो है वो स्प्रेड होता है। विच हैज ए सडन ऑनसेट दैट फॉलो सिम्टम्स सच एज हेडेक, nausea, weakness, intense muscles and joints pain, swelling of the lymph node and rashes on the skin। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर हम इन्फेक्शियस डिजीज देखते हैं तो उसमें सभी प्रकार के इन्फेक्शियस डिजीज में कुछ कुछ चीजें कॉमन होती है, जैसे फीवर, नोजिया, बॉडी एक, ये सब चीज कॉमन होता है। लेकिन डेंगू में क्या होता है, तो डेंगू में सबसे पहले हमें फीवर तो देखने मिलेगा ही, उसके साथ साथ हेडेक देखने मिलेगा, नौशिया देखने मिलेगा, वॉमिटिंग लाइक सेंसेशन, वीकनेस देखने मिलेगा, इंटेंस पेन होगा, मसल पेन होगा, माइल्जिया हम कह सकते हैं, या फिर जॉइंट पेन, अल्थ्रेल्जिया कह सकते हैं। स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड जहां पे भी रहेंगे वहां पे उसका स्वेलिंग देखने मिलेगा, और उसके साथ साथ मैक्यूलोपेपुलर रैशेस जैसा, यानी कि रैशेस देखने मिलेगा स्किन के ऊपर। Many symptoms of the dengue fever include gingivitis, sharp pain in the eye and swollen palm and soles। इसके अलावा भी काफी सारे सिम्टम्स देखने मिलते हैं, जैसे जिंजिविटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स। दूसरा शार्प पेन इन द आई, रेट्रो ऑर्बिटल पेन जिसे बोलते हैं, हम कहते हैं कि आंख के पीछे साइड में हमें पेन हो रहा है। सर दुखने के साथ साथ रेट्रो ऑर्बिटल पेन भी होता है, तो उसे हम कहेंगे शार्प पेन इन द आई। और उसके साथ साथ स्वोलन पाम्स एंड सोल, मतलब पाम्स जो हमारे सोल होते हैं और हमारे पाम होते हैं, इसमें भी सूजन देखने को मिलता है, स्वेलिंग देखने को मिलता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि डेंगू में हमें क्या क्या देखने मिलेगा। तो सबसे पहला देखने मिलेगा हाई ग्रेड फीवर, तो काफी ज्यादा अमाउंट में हमें फीवर देखने मिलेगा। दूसरा आई पेन, जैसे कि मैंने कहा था, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, आंख के पीछे साइड में पेन होता है। उसके साथ साथ हेडेक होगा, सर दुखेगा, मसल्स पेन यानी कि माइल्जिया होगा, रैशेस, मैक्यूलोपेपुलर रैशेस, छोटे छोटे बॉयल्स आने लगेंगे बॉडी पे, बोन पेन, अल्सरेल्जिया, ये काफी कॉमन सिम्टम होता है डेंगू इन्फेक्शन में। हड्डियों में दुखना ऐसा हम कहते हैं, तो बोन पेन होता है। उसके साथ साथ नौशिया या वॉमिटिंग, फीलिंग लाइक वॉमिटिंग, ऐसा भी सेंसेशन होता है, और वॉमिट भी आता है, ऐसा भी सेंसेशन रहता है। उसके साथ साथ जॉइंट पेन भी हम कह सकते हैं रहता है। तो बोन पेन, जॉइंट पेन, मसल पेन, पेन इन द आई, हाई ग्रेड फीवर, हेडेक, रैशेस एंड वॉमिटिंग, नौशिया। तो ये सब सिम्टम्स क्या है, हमें डेंगू फीवर में देखने को मिलता है। दिस डिजीज में ऑल्सो भी कॉल्ड एज ब्रेक बोन फीवर या फिर डैंडीज फीवर। मोस्ट प्रोबेबली इसमें हड्डियों में दुखना ज्यादा होता है, हड्डियों में पेन ज्यादा होता है, बैक साइड रीजन में पेन होता है, और ये इतना पेन होता है कि ऐसा लगता है कि हड्डी टूट रहा है। तो इसीलिए इस फीवर का दूसरा नाम होता है ब्रेक बोन फीवर, नहीं तो इसे हम कहते हैं डैंडी फीवर।
The dengue fever may become more serious and then named as dengue hemorrhagic fever, dengue shock syndrome. Dengue hemorrhagic fever is more severe form in the hemorrhagic occurs in the body in the life-threatening condition in progress to the most critical condition called as dengue shock syndrome. तो जो डेंगू फीवर होता है, अगर वो डेंगू फीवर ठीक से ट्रीट नहीं हो पाया या फिर डेंगू ठीक से ट्रीट नहीं हो पाया तो वो और भी सीवियर फॉर्म ले लेता है या फिर और सीवियर फॉर्म अपना लेता है जिसे हम कहते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर और तीसरा होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो अगर माइल्ड कुछ रहेगा तो उसे हम कहेंगे डेंगू फीवर, यानी कि बुखार आना, हाथ जैसे कि मैंने इससे पहले डिस्कस किया रेट्रो ऑर्बिटल पेन होना, मसल पेन, जॉइंट पेन, बोन पेन, नौशिया या वॉमिटिंग होता है तो उसे हम कहेंगे डेंगू फीवर। लेकिन अगर इसके साथ साथ वो आगे की तरफ प्रोग्रेस करता है, बॉडी में कई जगह पे ब्लीडिंग हो देखने को मिलता है, प्लेटलेट काउंट कम देखने को मिलता है तो उसे हम कहेंगे डेंगू हेमोरेजिक फीवर, यानी कि जगह जगह पे पैटिचिया हीमरेज ऐसा हमें देखने को मिलता है। और अगर ये आगे प्रोसीड कर गया यानी कि अगर इसके वजह से फॉल इन बीपी या सेप्सिस इन्फेक्शन होने लगा तो हम इसे कहेंगे डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो एक तो होता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर और दूसरा होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। ये काफी खतरनाक टाइप होते हैं डेंगू के। अगर हम इडियोपैथोजिनोसिस में देखते हैं तो हमें क्या देखने मिलेगा, तो जो डेंगू है वो स्प्रेड कैसे होता है, तो स्प्रेड ये होता है बाइट ऑफ द एडिस इजिप्टस नाम के मॉस्क्यूटो से। किससे होता है? एडिस इजिप्टस नाम का जो मॉस्क्यूटो होता है उसके बाइट करने से ये स्प्रेड होता है। मोस्ट प्रोबेबली वायरस पेनिट्रेट इनटू द स्किन। जब भी मॉस्क्यूटो बाइट करेगा तो वो क्या करेगा, स्किन के ऊपर, जो स्किन है उसके ऊपर यहाँ पे मॉस्क्यूटो क्या करेगा, बाइट करेगा। द वायरस इन्फेक्ट एंड रेप्लिकेट इनसाइड द लेंजरहैंड सेल्स या फिर इम्यूनिटी ऑफ द स्किन। वहां से लेंजरहैंड सेल्स क्या करेगा, इंटरफेरॉन को रिलीज करेगा जो कि क्या करता है, सोल्जर्स की जैसे काम करता है और वो लिमिट करता है इन्फेक्शन के स्प्रेड को। इन्फेक्शन स्प्रेड करने को कम करता है इंटरफेरॉन। इन्फेक्टेड लेंजरहैंड सेल्स गो टू द लिम्फेटिक सिस्टम। यहाँ से वो लिम्फेटिक सिस्टम के पास जाते हैं जहां पे वो क्या करते हैं, अपने सोल्जर्स को अलर्ट करते हैं, मोनोसाइट न्यूट्रोफिल्स को अलर्ट करते हैं। फिर इसके बाद ये सर्कुलेशन में जाते हैं। सर्कुलेशन में जाने की वजह से वहां का वायरस का काउंट क्या होता है, बढ़ने लगता है। वायरस का काउंट क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में बढ़ने लगता है। बढ़ने की वजह से वहां क्या होता है, और जो इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि लिम्फोसाइट्स जो है वो ज्यादा अमाउंट में रिलीज होने लगता है। उसकी वजह से क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स और व्हाइट ब्लड सेल डिक्रीज हो जाएंगे। डिक्रीज होने के साथ साथ पायोजेंस वहां से निकलेंगे जिसकी वजह से हमें फीवर के बारे में पता चलेगा और रैशेस के बारे में पता चलेगा और इसे हम कहते हैं डेंगू फीवर। इसे क्या कहेंगे हम, डेंगू फीवर। तो ये कैसे होता है, तो ये सबसे पहला बेसिक चीज होता है कि हम कभी भी अगर एडिस एजिप्टस मॉस्क्यूटो काटता है उसके बाद क्या होता है कि वो वायरस जो है वो हमारे स्किन में पेनिट्रेट करता है। स्किन से होते हुए वो कहाँ पे जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम में वो जाके इम्यून सिस्टम को क्या करता है, बूस्टअप करता है। बूस्टअप करने की वजह से लिम्फोसाइट्स जो है वो वहां पे रिलीज होते हैं। न्यूट्रोफिल्स और व्हाइट ब्लड सेल का काउंट थोड़ा कम होता है, वो पायोजेंस को रिलीज करते हैं जिसकी वजह से क्या देखने मिलता है, हमें फीवर देखने मिलता है और बॉडी एक ये सब चीज देखने मिलेगा और इस होल एंड सोल कंडीशन को हम कहते हैं डेंगू फीवर। अभी साइंस एंड सिम्टम्स क्या देखने मिलेंगे डेंगू फीवर में, तो डेंगू फीवर में सबसे पहला हमें देखने मिलेगा फिब्राइल एपिसोड, यानी कि बुखार देखने मिलेगा जिसमें 40 डिग्री से ज्यादा का 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर रहता है और जो कि 2 से 7 दिन तक चलता है। इंटरमीडिएटली बुखार आता है 2 से 7 दिन तक और टेम्परेचर जो होता है वो अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके साथ साथ रैशेस, नौशिया, वॉमिटिंग और हेडेक देखने मिलता है, यानी कि सर दुखना, उल्टी के जैसा फील होना, उल्टी होना और रैशेस, बॉडी पे छोटे छोटे रैशेस डेवलप होना। द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर साइंस सच एज रेट्रोऑर्बिटल पेन, आंख के पीछे साइड पेन होना, मैक्यूलोपैपुलर रैशेस, पैटिचिया और नोज और गम ब्लीडिंग में हेल्प इन द डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ द डेंगू फीवर।
मोस्ट प्रोबेबली डेंगू फीवर में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, यानी कि प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। प्लेटलेट काउंट कम होने की वजह से क्लॉटिंग फैक्टर कम हो जाता है और हमें हेमरेज या पेटिचिया देखने मिलता है। बॉडी के ऊपर मैक्यूलोपैपुलर रैशेस भी देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि ये फोटो बताया मैंने, यहाँ पे जो रैशेस हम देख सकते हैं बॉडी पे, ये रैशेस जो हम बॉडी पे देख रहे हैं इसे हम कहते हैं मैक्यूलोपैपुलर रैशेस। ये जो रेड रेड स्पॉट है इसको हम कहते हैं मैक्यूलोपैपुलर रैश। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो अगर प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है तो उसकी वजह से स्किन पे कुछ छोटे छोटे स्पॉट्स देखने मिलते हैं ब्लड के, जिसे हम कहते हैं पेटिचिया। पेटिचिया यानी कि उसमें ब्लीडिंग ब्लीडिंग स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, पेटिचिया, या फिर हम कह सकते हैं हीमरेज। तो ये भी चीज हमें देखने को मिलता है डेंगू फीवर में। The severity of the above symptoms and the emergency of the other conditions such as abdominal pain, mucosal bleeding, lethargia, restlessness can be seen after 7 days. 7 दिन के बाद अगर हम देखेंगे तो वीकनेस, रेस्टलेसनेस, ब्लीडिंग का चांसेस होना, ये सब चीज हमें देखने को मिलता है। अगर हमारे पास डेंगू फीवर का पेशेंट आता है तो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस में हम क्या करते हैं? तो अगर हम किसी भी सेटअप में काम करते हैं तो सबसे पहला फीवर आता है तो हम उसका पूरा फीवर प्रोफाइल, यानी कि हम कह सकते हैं कि डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, ये सब का टेस्ट करते हैं। तो जब भी हमें डाउट होता है कि नहीं पेशेंट को डेंगू फीवर होगा तो हमें उसका सबसे पहले क्या करवाना चाहिए? तो सबसे पहले उसका करवाना चाहिए सीबीसी। उसके साथ साथ डेंगू के टेस्ट में आता है डेंगू, NS1, IgM, IgG, और उसके साथ साथ हिपैटिक अमाइनो ट्रांसफरेज यानी कि SGOT, SGPT, नहीं तो हम कह सकते हैं अगर हम पूरा लिवर प्रोफाइल करेंगे तो वेल एंड गुड। तो लेबोरेटरी एग्जामिनेशन में देखेंगे अगर माइल्ड डेंगू फीवर होगा तो उसमें क्या होगा? तो एलिवेटेड ल्यूकोसाइट काउंट, ल्यूकोसाइट काउंट यानी कि WBC जो होगा वो कैसा होगा? वो हाई देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ स्मॉल इंक्रीज इन दी हिपैटिक अमाइनो ट्रांसफरेज एक्टिविटी, अमाइनो ट्रांसफरेज एक्टिविटी यानी कि SGOT, SGPT का लेवल भी है वो रेज देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ डेंगू NS1, डेंगू IgG और डेंगू IgM, इसमें से कोई भी एक चीज पॉजिटिव देखने मिलेगा। रिसेंटली अगर इन्फेक्शन होता है तो डेंगू NS1 पॉजिटिव देखने मिलता है। अगर इन्फेक्शन है वो कुछ दिन पहले हुआ है तो डेंगू IgM पॉजिटिव देखने मिलता है। और अगर क्योर हो चुका है, डेंगू पहले हुआ था कुछ दिनों पहले, तो उसमें IgG जो होता है वो हमें पॉजिटिव देखने मिलता है। तो इस तरह से डेंगू फीवर में डेंगू NS1, IgM और IgG टेस्ट करवाना काफी ज्यादा जरूरी होता है। The emergency of this symptom is a warning sign of disease progression to severe form. अगर किसी भी मेडिकेशन देने से या किसी तरीके से ठीक नहीं होता तो वो अपना सीवियर फॉर्म की तरफ बढ़ता है, ऐसे हमें समझना चाहिए, यानी कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर या फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम। This type evolves at a late stage of dengue fever, where patient will experience defervescent process characterized by sudden drop in the body temperature. मोस्टली डेंगू फीवर होने के बाद काफी दिन के बाद अगर वो ट्रीट नहीं होता तो अचानक से पेशेंट का टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। द फेस इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर ब्लीडिंग इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, black stool and thrombocytopenia which affect up to 50% of the cases of dengue hemorrhagic fever. अगर वो सीवियर फॉर्म में आ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, यानी कि प्लेटलेट काउंट जो है वो कम होने लगता है। प्लेटलेट काउंट कम होने की वजह से ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है और सीवियर ब्लीडिंग होने लगता है, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में, या फिर हम कह सकते हैं माउथ में, या फिर हम कह सकते हैं इंटेस्टाइन में ब्लीड होता है। तो ये सब जगह पे ब्लीडिंग हमें देखने को मिलता है। सिस्टोलिक प्रेशर एंड हाइपरटेंशन, सिस्टोलिक प्रेशर एंड हाइपोटेंशन कैन रिजल्ट इन प्रोफाउंड शॉक नोन एज डेंगू शॉक सिंड्रोम। अगर ये काफी सीवियर फॉर्म में चले जाता है तो बेसिकली हमें हाइपोटेंशन देखने मिलता है। लॉन्ग टर्म डेंगू शॉक सिंड्रोम ड्यूरेशन कैन प्रीडिस्पोज टू एडिशनल कॉम्प्लिकेशन सच एज सीवियर ब्लीडिंग, diffused intravascular coagulopathy, respiratory failure, multi-organ failure, encephalopathy leading to death.
अगर इस कंडीशन को ट्रीट नहीं किया गया, हाइपोटेंशन हो गया, सीवियर इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ब्लीडिंग ज्यादा होगा, डीआईसी यानी कि डिफ्यूज इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी देखने मिलेगा, रेस्पिरेटरी फेलियर देखने मिलेगा, मल्टी ऑर्गन फेलियर देखने मिलेगा, उसकी वजह से ब्रेन पे इफेक्ट पड़ेगा, एंसेफेलोपैथी देखने मिलेगा, जिसकी वजह से पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। The incubation period between the exposure and the onset of the symptom ranges from 3 days to the 14 days, but most probably 4 to 7 days का हम मानते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि टाइम ऑफ एक्सपोजर, जिस दिन पे मच्छर काटा था या मॉस्किटो ने काटा था और जिस टाइम पे पहला सिम्टम आता है, इसके बीच के पीरियड को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड मोस्ट प्रोबेबली 3 से लेकर 14 दिन का होता है, यानी कि हम एक लमसम देख सकते हैं तो 4 से 7 दिन का हम मान के चलते हैं। चिल्ड्रन आर मोस्ट लाइकली टू हैव अटिपिकल सिम्टम्स, कॉमन कोल्ड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस लाइक सिम्टम्स। बच्चे लोग में अगर हम देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली सर्दी बुखार, गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी कि एब्डोमिनल पेन, जलन, ये सब देखने को मिलेगा। द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द डेंगू आर सडन फीवर, हेडेक, टिपिकली बिहाइंड द आईज, मसल्स, जॉइंट पेन एंड रैशेस। तो अगर टिपिकली हम देखेंगे डेंगू में क्या सिम्टम्स देखने मिलेंगे, तो सबसे पहला फीवर, रेट्रोऑर्बिटल पेन, जॉइंट्स पेन, मसल पेन और मैक्यूलोपैपुलर रैशेस। The course of infection is divided into 3 phases. जो इन्फेक्शन है उसका कोर्स जो होता है वो 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले फिब्राइल, दूसरा सीरियस और तीसरा रिकवरी फेज। सबसे पहला फेज होता है उसे हम कहेंगे फिब्राइल फेज, दूसरा होता है सीरियस फेज और तीसरा होता है रिकवरी फेज। तो फिब्राइल फेज में देखेंगे तो फिब्राइल फेज इंक्लूड हाई फीवर, मोस्टली 40 डिग्री सेल्सियस या फिर 104 से ज्यादा का टेम्परेचर, एसोसिएटेड विद सेवरल पेन, हेडेक। हेडेक होता है, पेन होता है, जो कि मोस्टली होता है 2 से 7 दिन तक। कब तक होता है? 2 से 7 दिन तक होता है। इसके साथ साथ वॉमिटिंग, रैशेस देखने को मिलता है और प्लस स्किन देखने को मिलता है। जो स्किन है वो रेडिश देखने को मिलता है। इन सम केसेस इलनेस प्रोग्रेसेस टू सीवियर स्टेज एज द फीवर क्लियर्स। कुछ कुछ कंडीशन में क्या होता है कि फीवर क्लियर हो जाता है लेकिन डेंगू जो है वो सीवियर स्टेज में चले जाता है। दिस प्रोसेस इज characterized by major diffuse plasma leak, usually lasting 1 to 2 days. Most probably प्लाज्मा जो होता है, ब्लड का प्लाज्मा होता है, वो वेस्कुलर सिस्टम से लीक होने लगता है, स्किन या मसल्स के पास जाके एक्यूमुलेट होने लगता है। ऑर्गन डिस्फंक्शन, सीवियर ब्लीडिंग, यूजुअली फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट ऑकर। शॉक या फिर हम कह सकते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम एंड डेंगू हेमोरेजिक फीवर ऑकर इन 5%, लेस देन 5% ऑफ ऑल द डेंगू केसेस। 5% से कम ही केसेस में हमें शॉक या फिर हेमोरेजिक फीवर जैसा देखने मिलता है। दूसरा फेज होता है सीरियस फेज। ये मोस्ट प्रोबेबली चिल्ड्रन में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं या फिर यंग एडल्ट में। रिकवरी फेज, तो रिकवरी फेज कौन सा होता है? इट इज फॉलोड बाय रिसॉर्प्शन ऑफ द लीक्ड फ्लूइड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो हमने देखा कि फिब्राइल फेज में जैसे कि हम कहते हैं प्लाज्मा लीक होता है, तो इसमें क्या होता है, प्लाज्मा जो होता है वो वापस ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है और इसे होने में 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। द चेंजेस इज ऑफन स्टेरलिंग एंड कैन बी फॉलोड बाय सीरियस प्लूराइटिस एंड ब्रेडिकार्डिया। मोस्ट प्रोबेबली ब्रेडिकार्डिया भी हमें देखने को मिलता है। The rashes can occur with either maculopapular or the vasculitic appearance accompanied by discombination. A fluid overload condition can also occur during this stage in very rare cases. तो मोस्ट प्रोबेबली प्लाज्मा लीक अगर हो गया है, वो वापस अगर ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो उसकी वजह से मोस्ट प्रोबेबली हमें एडिमा देखने को मिलेगा या फिर हम कह सकते हैं फ्लूइड ओवरलोड देखने को मिलेंगे। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स अगर हम देखते हैं डेंगू फीवर का तो क्या देखने मिलेगा? ऑर्गन चेंजेस इन डेंगू हेमोरेजिक फीवर। तो मोस्ट प्रोबेबली फोकल हिमरेज देखने मिलेगा, काफी सारे जगह पे पेटिचिया या हिमरेज देखने मिलेगा। इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी रिजल्टिंग इनटू द एडिमा।
वेस्क्यूलर परमिएबिलिटी बढ़ जाएगा, यानी कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है या जो प्लाज्मा है वो ब्लड वेसल्स के बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा और एडिमा क्रिएट करेगा। बाजू के जो ऑर्गन्स होते हैं वहां पे क्या है, एडिमा क्रिएट करने लगेगा। कोएगुलोपैथी विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि प्लेटलेट का काउंट कम होते लगेगा, उसके साथ साथ क्या होगा, तो कोएगुलेशन होता है यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है, उसमें डिरेंजमेंट होगा, ठीक से क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। और लास्ट है हेमोकॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जब भी प्लाज्मा जो है वो लीक हो जाएगा, जो ब्लड वेसल्स है वहां से प्लाज्मा अगर लीक हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन या फिर आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, जिसे हम कहते हैं हेमो कॉन्सेंट्रेशन। तो मोस्ट प्रोबेबली डेंगू हेमोरेजिक फीवर में हमें फोकल हीमरेज, उसके साथ साथ इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी रिजल्टिंग इन एडिमा, कोएगुलोपैथी विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और हेमो कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस कैसे कंफर्म किया जाएगा डीएचएफ का, डेंगू हेमोरेजिक फीवर का? तो सेम है, डिटेक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज टेस्ट और उसके साथ साथ आरटीपीसीआर, जिसमें क्या होगा, आरटीपीसीआर या फिर फ्लोरोसेंट एलाइजा टेस्ट किया जाएगा, जिसमें क्या होगा कि ब्लड सैंपल्स में से जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको ग्रो करेंगे, ग्रो करने के बाद उसे अंडर माइक्रोस्कोप देखा जाएगा और उसे कंफर्म किया जाएगा कि वो डेंगू है या नहीं है। एबनॉर्मेलिटीज इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ डेंगू हेमोरेजिक फीवर, इसमें हमें ल्यूकोपीनिया देखने मिलेगा, मतलब डिक्रीज इन दी डब्ल्यूबीसी काउंट विथ लिम्फोसाइटोसिस, इंक्रीज इन दी लिम्फोसाइट, मोस्ट प्रोबेबली लिम्फोसाइट में इंक्रीज देखने को मिलेगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डिक्रीज इन दी प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट काउंट कैसा होगा, कम देखने मिलेगा। एलिवेटेड हीमोक्रिट ड्यू टू डिहाइड्रेशन, या फिर हम कह सकते हैं प्लाज्मा लीकेज की वजह से हेमोक्रिट ज्यादा देखने मिलेगा या फिर हीमो कॉन्सेंट्रेशन देखने मिलेगा। एक्सरे चेस्ट में अगर हम देखेंगे तो बायलैटरल प्लूरल एफ्यूजन देखने मिलेगा, जैसे कि हम देख सकते हैं ऐसा हमारा चेस्ट जो होता है तो उसमें नीचे के साइड पे वाटर एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं प्लूरल एफ्यूजन। ये क्यों देखने को मिलेगा, तो प्लाज्मा लीक होने की वजह से वो कहीं ना कहीं जाके एक्यूमुलेट होगा, तो हो सकता है कि लंग पैरेन्काइमा में जाके एक्यूमुलेट हो, तो उसके वजह से भी हमें एक्सरे में प्लूरल एफ्यूजन देखने मिलेगा। डिरेंज लीवर फंक्शन टेस्ट, एलिवेटेड ट्रांसअमाइनेज, हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया एंड रिवर्स एल्ब्यूमिन टू ग्लोब्यूलिन रेशियो, तो मोस्ट प्रोबेबली एसजीओटी एसजीपीटी का लेवल बढ़ा हुआ देखने मिलेगा। एल्ब्यूमिन जो होता है, एल्ब्यूमिन का लेवल कम होते हुए दिखेगा, जिसकी वजह से हमें एडिमा देखने मिलेंगे बॉडी पे, और एल्ब्यूमिन टू ग्लोब्यूलिन का जो रेशियो होता है वो भी रिवर्स देखने को मिलेगा या फिर उल्टा देखने मिलेगा। उसके साथ साथ प्रोलॉन्ग कोएगुलेशन टेस्ट, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम, या हम कह सकते हैं पीटीआईएनआर जो होता है, या फिर हम कह सकते हैं एपीटीटी जो होता है, इसका भी डिरेंजमेंट देखने मिलेगा, यानी कि कोएगुलेशन फैक्टर होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, वो ठीक से देखने को नहीं मिलेगा, वो भी डिरेंज्ड होगा। तो प्रोलॉन्ग कोएगुलेशन टाइम, कोएगुलेट यानी कि क्लॉटिंग होने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगेगा, यानी कि पीटीआईएनआर जो होता है वो डिरेंज होंगे, एपीटीटी डिरेंज होंगे, बीटीसीटी ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम भी डिरेंज हो जाएगा। तो ये सब चीजें हमें डेंगू शॉक सिंड्रोम में देखने को मिलता है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर हम देखेंगे, अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले उससे हिस्ट्री में पूछना काफी ज्यादा जरूरी है कि पेशेंट को फीवर कब से है, फीवर को पेशेंट को रेट्रो ऑर्बिटल पेन है, जॉइंट्स पेन है, या फिर मोस्टली बोन पेन है। अगर बोन पेन होता है तो हमें काफी ज्यादा अंदाजा आ जाता है कि पेशेंट को डेंगू फीवर है। सिर्फ डेंगू फीवर रिकॉग्नाइज करना ही सही नहीं होता, क्योंकि पेशेंट के को काफी सारे और भी सिम्टम्स आने डेवलप होते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ना, हाइपोटेंशन होना, पेटिचिया या फिर हिमरेज देखने मिलना, ये सब चीजों को भी हमें अच्छे से डायग्नोस करना चाहिए और उस हिसाब से ही हमें सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना चाहिए।